मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीटीवी न्याय चक्र। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो इन दिनों खासी खासम खास चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई एक नई स्कीम लेकर जनता को गुमराह करने चल रही। हम यहाँ किसी एक पार्टी की बात नहीं करना चाहते और विशेष पार्टी की बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन सच सबको बुरा लगता है। लेकिन सच मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि दलितों की दुहाई देने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने राजनैतिक प्रदर्शन के तहत प्रबुद्ध सम्मेलनों को आयोजित किया। आपने देखा कि उसमें कितना बड़ा बदलाव आया। लाजमी है बदलाव, बुरा नहीं है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री दलितों की देवी कहे जाने वाली मायावती बहुत अकड़ में रहती थी। उन दिनों सुश्री मायावती की कुर्सी सबसे बड़ी और सबसे ऊंची हुआ करती। और इस बार के प्रबुद्ध सम्मेलन में जब समापन समारोह हो रहा था तो आपने देखा कि एक विशेष उच्च वर्ग के रैला ने इस कुर्सी को बराबर कर दिया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में जो कभी कुर्सी ऊंची हुआ करती थी कि वो नीचे होने की कगार पर है। दुख इस बात का नहीं है कि ये नीचे बैठे, दरी पर बैठे। दुख इस बात का है कि इस हाथी वाली देवी के चक्कर में दलित समाज के नौजवान युवाओं का कैरियर चौपट हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। यह न उनके हक की हिस्सेदारी की मांग करती हैं और न उनके लिए कोई लड़ाई लड़ती। कभी कभार इक्का दुक्का ट्वीट करना उनकी आत्मा में शामिल हो गया है। ऊपर से एहसान भी है और एहसान जताने में वो कोई गुरेज भी नहीं करती हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ही ट्वीट किया है। अब तुम लोग मेरे एहसान करे दब गए हो या इसलिए तुम लोग मुझे हो। आप इस फोटो को देख रहे होंगे कि ये 6 सितंबर 2021 की बात नहीं है। ये अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन समापन जो लखनऊ में आयोजित किया गया, जो इसका समापन हुआ, तो किसी एक पार्टी का वोट बैंक बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा घाटा हो जाए। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टियां उनको नफरत की नज़र से देखती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें जो कभी एक प्रतिष्ठित माने जाने वाले राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा की पत्नी, जो कभी पहले मायावती की धुर विरोधी थी और ये कहा करती थी कि मेरे पति को हैक कर लिया गया। आज समापन के दौर पे उनको भी देखा ही नहीं गया
बल्कि उन्होंने एक त्रिशूल भेंट करके उनको दुर्गा बनाने की कोशिश भी कर दी है। तो हम बात करते हैं और बात कर रहे थे, ये तो हमने आपको बता ही दिया। बताना ये चाहते कि हाँ, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और चुनाव होने के बाद ऐसा तुम दबाकर बैठ जाती हैं कि लगता है इनके सिवा कोई है ही नहीं। आपको बता दें, इसी क्रम में पिछले दिनों आज़ाद समाज पार्टी, जो क्रांतिकारी पार्टी कही जाती है, गरम दल कहा जाता है, जिसके मुखिया रावण चंद्रशेखर इको गार्डन पहुंचकर शिक्षकों की भर्तियों में जमकर हिस्सा लिया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि चुनाव में मूलभूत समस्याओं को न उठाकर एक विशेष प्रकार की समस्याओं को लेकर क्या यह राजनीतिक रोटियां सेकने जैसा नहीं लगता, इसको ही छोड़ दिया जाए तो अभी सूबे की सत्ता भी तमाम तरीके के आंदोलन और रैलियां करने की बिसात बैठा रही है। उसने भी ये राह पकड़ ली कि हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, दलित पंचायत करेंगे, इस तरह पिछड़े वर्ग संवर्धन करेंगे। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी ने भी अपने गुण सीखने शुरू कर दिए है और उसने भी इस बात का अंजाम कर दिया। तो आइए हम बात करते हैं कि इन पार्टियों ने आज फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं आ रहे हैं और एक बार आरक्षण को लेकर फिर आग झुलसने लगी। मगर क्यों? हम भारत के लोग हमेशा अमन चैन की जिंदगी जीना तो चाहते हैं, परंतु कुछ स्वार्थी नेता लोग जो अपनी रोटियां सेकने के उद्देश्य से समूह में विघटन पैदा कर अशांति भटका और आपसी दूरियां पैदा कर अपना उद्देश्य सीधा करना चाहती हैं, तो हमें तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कहा जाने वाला आरक्षण जो वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व जो कि संविधान में लिखा हुआ है, मगर आरक्षण कहकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इस तरह की बातें सिर्फ चुनाव के नजदीक ही की जाती है। और ये पहले क्यों नहीं? कारण साफ है। एक राजनीतिक दल जो लंबे समय तक संघर्ष के बाद भी सत्ता से दूर रहा, तो उसने राम मंदिर के सहारे वैतरणी पार करने के उद्देश्य से जब पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए, जिनकी संख्या लगभग 52% है, जिसमें मुस्लिम समुदाय शामिल है, जो अधिकांश पिछड़े वर्ग में आता है, जैसे अंसारी, घोसी, आज कमजोर लोग जो लगभग सभी भारतवासी हैं, को मंडल कमिश्नर बीपी सिंह के कार्यकाल में घोषित किया गया था। लेकिन हिस्सेदारी देनी चाहिए, मगर एक कुनबा आरक्षण का नाम देकर देश में अशांति पैदा करने की कोशिश भी की, जिसमें सैकड़ों पिछड़े मुस्लिम ने बिना जानकारी में रापुंदा कर लिया। यहाँ तक हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जो कि बहुत बड़ा अशोभनीय विषय है। इसी संदर्भ में साम्प्रदायिकता के सहारे सत्ता पर कागज जोड़े, कमंडल के सहारे 31 से 2 निशाने साध कर 6 दिसंबर 1992 को अदालत की अवमानना कर अयोध्या में शरारतपूर्ण रवैया अपनाया। वहीं पर संविधान शिल्पी की पुली तिथि मनाई जा रही थी, उस पर दाग लगाने की भी कोशिश की गई और इस तरह दलितों मुस्लिमों के हकों में डाका डालने जैसी स्थिति हो गई। दूसरी ओर एक पुण्यतिथि मनाता है,
एक शहादत दिवस मनाता है तो एक शौर्य दिवस मनाता है। यानी सुनियोजित तरीके से भारतीयों को बांटने का काम किया गया। इसके बाद देश शांतिपूर्ण पर चल रहा था, लेकिन फिर वर्तमान स्थितियां ज्वलनशील मुद्दों को लेकर भ्रम पैदा कर जाति व धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। इस देश के सांप्रदायिक संगठन कहे जाने वालों की मंशा है कि दलित पिछड़ा संकट के दूसरे से दूरी बनाकर रखे, जिससे सांप्रदाय को इसका भरपूर लाभ मिले। यानी पहले हिंदू में बात कर रहा हूं, फिर पिछड़े समाज को हकों से वंचित रखो, यही काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे थे आरक्षण, तो ये प्रतिनिधित्व देश आजाद के समय ही निर्धारित कर दिया गया था। आखिर इस पे चिन्ह क्यों कहा गया था कि आबादी के हिसाब से सबको हक मिले, परंतु भ्रांतियों के चलते पृथक निर्वाचन लागू नहीं हो पाया और पूरा समझौते में प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया। तब से ये चुनाव की वैकल्पिक कैसे पार करेंगे, ये डर नेताओं में समाया हुआ है और कुछ नहीं। और इसी सहारे सत्ता पर बैठकर मनमानी करते रहने की छूट भी मिल सकती है। साथियों, यदि इसमें कहीं सच्चाई हो तो आप निरंतर सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। तो अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे एक विचार के साथ। तो देखते रहिए न्याय चक्र NCTV। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे रचनात्मक आंदोलन को मजबूत करें। धन्यवाद।